आइए एक बार फिर से हम देखते हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे प्रश्नों को जो कि ALP CBT 2 के एग्जाम के लेवल के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टेड भी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग? इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाला मानक सीट आकार क्या है? A0, A1, A2, A3। स्टैंडर्ड साइज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यूज की जाती है A0 साइज की, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग बनाने के लिए, मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं वो ड्राइंग बनाने के लिए वो A0 साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज पूछा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, तो यहाँ पर A0 साइज़ का ड्राइंग यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। द सिंबल यूज्ड फॉर वेल्डिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज। इंजीनियरिंग ड्राइंग में वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए दोस्तों जो सिंबल यूज किया जाता है वह होता है एक फील्ड सर्कल। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कुछ इस प्रकार से सर्कल बना रहता है और उसमें भरा हुआ रहता है, मतलब पूरी तरीके से ये सर्कल जो है फील्ड रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिल्डिंग का जो है ड्राइंग यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन मेथड इज यूज्ड इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण विधि ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में प्रयोग होती है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर दोस्तों प्रक्षेपण विधि के ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में प्रयोग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज्ड टू इंडिकेट ए कटिंग प्लेन इन ए सेक्शनल व्यू? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो एक कटाव दृश्य में कटने की रेखा को दर्शाता है? मतलब जो कटिंग प्लेन लाइन है वह कौन सी रेखा होती है, मतलब किस प्रकार की लाइंस होती हैं? ऑप्शन ए दोस्तों जो चेन रेखा होती है वह कटिंग प्लेन को दर्शाती है, जो कि कटा हुआ भाग दिखाता है कि ये कटिंग यहाँ से कटिंग की गई है, कटाव वाले भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पर चेन रेखा उसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द सिंबल फॉर ए होल इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु का जो होल होता है, छेद होता है, वह किस प्रकार के प्रतीक से दर्शाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकने की उम्मीद भी है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में छेद को दर्शाने के लिए किस प्रकार सिंबल का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है ए सर्कल विथ ए क्रॉस इन इट। एक वृत्त होता है जिसमें क्रॉस दर्शाया जाता है। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे ये होल्स हैं, तो इस प्रकार से होल्स दर्शाने के लिए सर्कल बना दिया जाता है और कुछ इस प्रकार से इसमें क्रॉस लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे दिखाता है कि यहाँ पर होल है। तो यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल यूज़ किया जाता है, अ सर्कल विथ ए क्रॉस इन इट, एक वृत्त जिसमें क्रॉस दिखाई दे रहा हो। यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। हाउ मेनी डेसीमीटर आर देयर इन 1 मीटर? ये डेसीमीटर वाला दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है, तो इसको आपको रट के जाना होगा कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर होता है दोस्तों 1 मीटर, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, एम, मिलीमीटर, किलोमीटर, इनसे रिलेटेड आपको दोस्तों याद करना ही होगा और ये ऐसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? आयामी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डायमेंशंस होते हैं दोस्तों उनके एनालिसिस के लिए हम समीकरणों की सत्यता को स्थापित करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम दोस्तों SI यूनिट्स में जो डायमेंशंस लिखी होती हैं जैसे MLT की पावर -2, तो जो -2, -1, 1 ऐसे जो डायमेंशंस लिखे होते हैं वो समीकरणों को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। समीकरणों की सत्यता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर डायमेंशंस का यूज किया जाता है, विमाएँ जिसको बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट के नाम रूप में जाना जाता है, जो कि SI यूनिट है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। वैसे भी दोस्तों इंच, यार्ड, फुट ये सभी लेंथ के यूनिट है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात की गई है तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये मीटर सही उत्तर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है। दोस्तों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रूमियर, इसको परिवर्तित करने के लिए एक मेन फार्मूला होता है जो कुछ इस प्रकार होता है, C/5 इजक्वल टू F-32/9 इजक्वल टू K-273/5 इजक्वल टू R/4। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या पूछा गया, सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, तो आपको ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो इसको जब हम इकट्ठा के रूप में लिखेंगे तो ये C/5 इजक्वल टू K-273/5 ऐसे होता है। तो ये 5 से 5 कट जाता है, तो सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है ना। तो मतलब केल्विन की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये माइनस वाला इधर, ये 273 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C+273 और एग्जैक्ट की वैल्यू में लिखेंगे 273.15 ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर C+273.15 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सीरीज पैरेलल से रिलेटेड देखते हैं प्रश्न। इन ए पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। एक समांतर सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोधक के आर पार जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है। दोस्तों दो प्रकार की सर्किट्स होती हैं, सीरीज और पैरेलल। तो ये जो पैरेलल के बारे में दिया गया है कि पैरेलल सर्किट कुछ इस प्रकार होती है, जैसे यहाँ पर कोई सोर्स लगा है और यहाँ से रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो वो पूछा गया है कि पैरेलल प्रतिरोध में रेजिस्टेंस के आर पार जो वोल्टेज होता है, यहाँ के बीच का जो वोल्टेज होता है वह किस प्रकार के होता है। तो वह दोस्तों जो कि पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में यहाँ का इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और जो सप्लाई वोल्टेज है वो सेम ही होते हैं। तो समांतर परिपथ में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन करंट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सर्किट में वोल्टेज पूछा गया है, तो यहाँ पर टू द सेम हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इन ए पैरेलल सर्किट इफ वन रजिस्टर इज शॉर्ट सर्किटेड द टोटल रेजिस्टेंस विल। एक समांतर सर्किट में यदि एक प्रतिरोधक शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ऐसी कंडीशन है दोस्तों, हम एक पैरेलल सर्किट बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये एक और रेजिस्टेंस हुआ, ये एक और रेजिस्टेंस हुआ, ये पैरेलल सर्किट बन गई हमारी, है ना, ये सप्लाई सोर्स हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक समांतर सर्किट है में यदि एक प्रतिरोधक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि इसका जो ये वाला पॉइंट है ये वाले पॉइंट से जुड़ जाए, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट ये वाले सर्किट से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब देखिए जो करंट यहाँ से जा रही थी वो इधर से होकर जा रही थी और इधर डिवाइड हो गई थी, है ना। तो करंट की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सबसे कम रजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है। तो अब चूँकि यहाँ से जा रही होती है करंट, तो अब इसको ये वाला रास्ता मिल गया, मतलब ये वाला रास्ता। तो अब इधर से जितने भी करंट जा रही थी इधर ना जाके वो इधर से होके ये अपना सर्किट पूरा कर लेगी। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार समांतर परिपथ में प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट होता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो कुल प्रतिरोध को मतलब जो भी पहले प्रतिरोध हुआ था उसका उससे कम हो जाएगा, शून्य नहीं होगा। शून्य इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस रहते हैं, तो मतलब सुपर कंडक्टर का जो है प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू घट गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रीजन फॉर हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। कौन सा उच्च विद्युत बिल के समान कारणों में से एक है। घर में दोस्तों ज़्यादा बिजली बिल आता है, उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिना ज़रूरत उपकरणों को चालू छोड़ना। जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी आप घर के अप्लायंस जैसे पंखा, कूलर और लाइट्स वगैरह हैं जिसका यूज़ नहीं हो रहा है फिर भी आप उसको चालू छोड़ के आ रहे हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों विद्युत बिल और बिजली बिल जो है वो सामान्य बात है कि वो तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हाउ कैन यू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एट होम। अपने घर में विद्युत खपत को कैसे कम कर सकते हो। किस प्रकार दोस्तों कम कर सकते हो।
ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके, बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। मतलब कम वॉट, ऊर्जा दक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो एनर्जी सेविंग करते हैं, मतलब जैसे कम वॉट के बल्ब को आप यूज करेंगे। हाई स्टार रेटिंग वाले मतलब अप्लायंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एसी वगैरह, एसी है तो उसको आप 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रखें, तो ज़्यादा कूलिंग करने की कोशिश ना करें। मतलब जो ISI स्टैंडर्ड द्वारा बनाए गए हैं उसको आप यूज़ करेंगे तो वो कम बिजली खपत करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो बिजली बिल भी है वो भी कम आएगा। ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके, जो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं उनका उपयोग करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। घर में जो भी विद्युत उपकरण यूज किए जाते हैं 4 विकल्पों में दिया गया है, कौन सा उपकरण जो है प्रतिरोधक के रूप में दिखाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर होता है वो टोस्टर होता है। जो टोस्टर ब्रेड को गर्म करते हैं, आपने देखा होगा टोस्टर कुछ इस प्रकार होता है, ब्रेड को डालते हैं उस पर तो वो गर्म होकर सेक के निकलता है। तो वह दोस्तों रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल का रजिस्टिव अप्लायंस होता है, मतलब वो रजिस्टेंस का प्रभाव दिखाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर टोस्टर हो जाएगा ये। और हीटर भी होता है दोस्तों घरों में, वो भी रजिस्टिव इफेक्ट दिखाता है। द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के ये प्रश्न आपको दिखाई देगा और इसमें दोस्तों आप जरूर कन्फ्यूजन होंगे। एक तो ल्यूमेन, एक लक्स और एक कैंडेला। इन 3 चीज़ को आपको देखकर कभी ना कभी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इल्यूमिनेशन की यूनिट पूछा गया है तो यहाँ पर लक्स सही उत्तर हो जाएगा। लक्स इज डिफाइंस एड, लक्स को कैसे परिभाषित करते हैं? तो यह दोस्तों होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर। 1 वर्ग मीटर में जितना भाई प्रकाश की फ्लक्स होती है उसको लक्स के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति वर्ग मीटर प्रकाशमान लक्स फ्लक्स, मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच टाइप ऑफ लाइट इज टिपिकली यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग, सड़क प्रकाश में किस प्रकार की प्रकाश आमतौर पर उपयोग किया जाता है? रोड लाइटिंग के लिए किस प्रकार का प्रकाश व्यवस्था यूज की जाती है? दोस्तों पुराने ज़माने की बातें हैं, मतलब बहुत दिनों, मतलब कुछ दिनों पहले की ये बातें हैं, इसलिए स्टैंडर्ड में लिखा गया है। तो इसको आज आपको उसी के रूप में चलना है। बल्कि यदि आजकल के मतलब मॉडर्न ज़माने पे देखेंगे तो अब वो चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, अब तो LED आ गई हैं। लेकिन ये अगर ये पूछा जाता है प्रश्न तो आपको उन्हीं को लगाना है आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम वेपर लैंप्स। बड़े बड़े लैंप्स जो पीले कलर के आपको रोड में दिखाई देते थे वो दोस्तों सोडियम वेपर लैंप्स होते हैं, लेकिन आजकल जो है वो LED के रूप में रिप्लेस कर दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप्स ही लगाना है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल्स ऑफ विथ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स अकॉर्डिंग टू द, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ने के साथ घटती है। यह नियम किसके अनुसार है? यह होता है दोस्तों इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार। प्रकाश की तीव्रता जो होती है दोस्तों प्रकाश स्रोत से दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती है। यह नियम प्रत्यावर्ती प्रकाश का नियम है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने प्रश्न इंक्लूड किया था बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।